हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानु क्लासेस में। और लास्ट टाइम हमने इंडियन ज्योग्राफी की भूगर्भिक संरचना को पढ़ा था। ठीक है जी, हमने यूनिट 2 जो थी करा दी थी। और यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 में आप पहुंच गए हैं भू आकृति प्रदेश पर। किस पर पहुंच गए हैं? भू आकृति प्रदेश पर। ठीक है, आपको पता ही है पृथ्वी की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो पूरी ग्लोब के आकार की है। ठीक है, और वहीं पर भी पर्वत पहाड़ पठारों का निर्माण हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में पर्वत पहाड़ पठारों का निर्माण जो है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसको हम प्लेट संचलन की थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, उसके आधार पर हुआ है। क्योंकि अंतरजातीय बल और बहिर्जातीय बल, मतलब कुछ बल ऐसे होते हैं, फोर्स ऐसा होता है जो पृथ्वी के अंदर कार्य करता है, कुछ फोर्स ऐसा होता है जो बाहर से कार्य करता है, जैसे सूर्य का फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और चंद्रमा का फोर्स। ये सब अलग अलग से अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ऐसे बल कार्य करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो सबसे 7 बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है जी, उन्हीं के कारण जितने भी महाद्वीप आप देखते हैं पृथ्वी पर, उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, और इन्हीं महाद्वीपों और इन्हीं से महासागरों का निर्माण हुआ है। 7 बड़ी प्लेटें, जिनमें उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, एशियन प्लेट, जिसको हम यूरेशिया प्लेट बोलते हैं, यूरोप और एशिया के प्लेट। ठीक है, उसके अलावा अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, अटलांटिक महासागरीय प्लेट। ठीक है, ये सब प्लेटें हैं जो विश्व की सबसे बड़ी प्लेट्स का कहलाती है। ठीक है, और पृथ्वी पर जितनी भी भू आकृतियों का निर्माण हुआ है वो सभी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार ही हुआ है। ठीक है जी, तो पृथ्वी पर सभी भू आकृतियों का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अर्थात प्लेटों के संचलन के कारण हुआ है। प्लेटों के संचलन के कारण हुआ है। ठीक है जी, देखिए जी, 2 प्लेट होती हैं वो 2 तरीके से मूवमेंट करती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 2 प्लेटें हैं, ठीक है, 1 प्लेट 2 प्लेट। अब ये दोनों जब एक दूसरे की ओर फोर्स लगाती हैं तो इसको बोलते हैं अभिसारी प्लेट संचलन। अभिसारी प्लेट संचलन। जब 2 प्लेटें दूर की ओर जाती हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपसारी प्लेट संचलन। ठीक है, और कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक है, तो यहां पर पहली प्लेट दूसरी प्लेट, इसको बोलते हैं समानांतर प्लेट संचलन। ठीक है, तो 3 तरीके के संचलन होते हैं प्लेटों के द्वारा। एक होता है अभिसारी प्लेट संचलन, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट टेक्टोनिक मूवमेंट्स, डाइवर्जेंट टेक्टोनिक मूवमेंट्स, प्लेट मूवमेंट्स। ठीक है, और इसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल प्लेट मूवमेंट्स। ठीक है, अब जब 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो जो सबसे कमजोर प्लेट होती है वो एक्चुअल में मुड़ जाती है। ठीक है, यहां पर भी ऐसे होता है कि जब 2 प्लेटें आपस में दूर जाती हैं तो यहां से मैग्मा निकलता है और बाहर पर्वत पहाड़ पठारों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जब 2 प्लेटें समानांतर एक दूसरे की ओर संचलन करती हैं तो इनसे ज्यादातर भूकंप की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जब 2 प्लेटें समानांतर मूवमेंट करती, हालांकि भूकंप की स्थिति तो तीनों प्लेटों में ही देखने के लिए मिलेगी, तीनों संचलन में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसी प्लेट संचलन के आधार पर, भूविवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी का जो भूभाग है, जब हम भारत की बात करते हैं, क्योंकि हमें तो भारत के कंटेक्स्ट में बात पढ़नी है सारी चीजें। ठीक है, तो भारत के भूभाग को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारत के भूभाग को
भूभाग को 6 भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। ठीक है जी, कौन कौन से भाग हैं? ठीक है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि भू आकृति प्रेस है। पहला है उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है जी, फिर हम बात करते हैं उत्तर भारत के ही मरुस्थलीय भाग की। किसकी बात करते हैं? मरुस्थलीय भाग की। तो फिर भारतीय मरुस्थल की बात करेंगे, भारतीय मरुस्थल, जो राजस्थान का जो क्षेत्र है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे वो भाग जो है वो मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। ठीक है, दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी हम बात करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। पांचवी जो बात है वो करेंगे हम तटीय क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे? तटीय मैदान जितना भी है, कौन कौन से तट है उन सभी की बात करेंगे। और उसके बाद जो छठा जो है 6 भागों में बांटा गया है, तो समुद्रीय द्वीप समूह जितने भी हैं, द्वीप समूह, उनकी हम बात करेंगे। और इन्हीं सभी को मिलाकर पूरे भारत की जो भू आकृति है वो कवर हो जाएगी। ठीक है जी, एक एक चीज को डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा जो है भारतीय मरुस्थल की बात करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे, तटीय मैदानों की बात करेंगे। ठीक है, देखिए जी, एक स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं छोटी सी, तो ये देखिए, कोशिश कीजिएगा कि आप जब पढ़ रहे हो तो या तो आपके पास एटलस हो, ठीक है जी, या फिर आप मैप बनाना सीख लीजिए जी। ठीक है जी, तो अगर आपने मैप बनाना सीख लिया, ये श्रीलंका वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये पूरे भारत का नक्शा है। जब हम उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान की बात करते हैं, उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक रेंज। ठीक है जी, तो ये उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय, इसमें ट्रांस हिमालय का पार्ट भी आ जाता है ऊपर की साइड। ठीक है, और फिर हम उत्तर पूर्वी हिमालय की बात करते हैं, हम इधर की भी बात करते हैं। ठीक है, फिर हम जब मैदान की बात करते हैं तो इस पूरे एरिया को हम कवर करके चलते हैं। ठीक है जी, पूरे एरिया को कवर करते हैं कि उत्तर भारत का मैदान जो है वो कितना विशाल है, जहां पर ज्यादातर जनसंख्या निवास करती है। और जब हम निवास की बात करते हैं तो जितना भी नदियां हैं, नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की और मरुस्थल की, विशाल मैदान की बात की, मरुस्थल की बात करेंगे फिर हम अलग से। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो जितने भी पठार वगैरह हैं, ठीक है, आसपास के क्षेत्र में, चाहे वो बुंदेलखंड का पठार हो, ठीक है, पश्चिम बंगाल के आसपास झारखंड के पठार हो, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सब हम पठारों की बात करेंगे। ठीक है, कर्नाटका का पठार। तटीय मैदान की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है गुजरात के तट से लेकर केरल के तट तक, और केरल के तट से लेकर इधर पश्चिम बंगाल के तट तक के, जैसे इसको पश्चिमी घाट के नाम से आप जानते हैं, इसको पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं, इधर बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, इधर अरेबियन सी है, इसके नाम से आप जानते हैं। कैसे कैसे इनको डिवाइडेशन किया गया है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में तट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो ये आपको डिटेल्स में पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, जब हम समुद्री द्वीप समूह की बात करते हैं तो हमारे आपको पता ही है कि हमारे पास 2 ही राज्य ऐसे हैं, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश, जो आइलैंड की कैटेगरी में आते हैं, एक लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि हमें वहाँ की ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी चैनल हैं वहाँ पर, लैटिट्यूड हैं और डिग्री चैनल्स हैं, उन सभी के बारे में प्रयास करेंगे कि उनको अच्छी तरीके से समझा जा सके। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरव्यू कि कैसे कैसे चीज़ों का निर्माण हुआ है। ये मैंने इसलिए समझाया था कि अभी मैं आपको बताऊंगा ये मैंने क्यों बताया था एक्चुअल में। ठीक है, तो उत्तर भारत के भूभाग को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, किसकी बात करेंगे? उत्तर और उत्तर पूर्वी
उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि उत्तर पूर्वी हिमालय का निर्माण हुआ कैसे है। ठीक है, देखिए जी, ये मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। ठीक है, ये है यूरोप प्लस एशिया का क्षेत्र, जिसको हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं, यूरेशिया। ठीक है जी, इसको आप यूरेशिया भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो हमको इसको यूरेशियन प्लेट बोला जाता है। जैसे कि हमने बात की थी कि अभी अभी 7 सबसे बड़ी प्लेटें हैं, तो एक यूरेशियन प्लेट है जिसमें यूरोप प्लस एशिया दोनों शामिल है। ठीक है, यहां पर एक अरल सागर है। ठीक है जी, अरल पर्वत भी है, तो उसी से ही ये दोनों अलग होते हैं। इसके इतने डीप में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हमें बात करनी है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय पर्वत का निर्माण जो है, एक तो है यूरेशियन प्लेट, उसके अलावा जो दूसरी प्लेट है वो है प्रायद्वीपीय प्लेट। ठीक है जी, प्रायद्वीपीय प्लेट, ये है भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट, जिसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, कहा जाता है कि आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले की बात है। कितने साल की बात है जी? 16 भी नहीं, लगभग 27 करोड़ साल पहले। ठीक है, कितने साल पहले की बात है? 27 करोड़ साल पहले की बात है, जब यूरेशियन प्लेट और प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट के बीच में तैथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्लेटें जो हैं एक दूसरे की ओर मूवमेंट करती हैं, तो प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट जो है जब यूरेशियन प्लेट की ओर मूव हुई, तो ये जो था ये एक्चुअल में महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, लेकिन ये प्लेट जो है इसकी अपेक्षा ज्यादा घनत्व वाली है। ठीक है, तो इसका घनत्व जो है वो अधिक ज्यादा है। इसका महाद्वीपीय प्लेट जो है इसका घनत्व जो है वो इतना नहीं है, मतलब कि इसकी अपेक्षा थोड़ा कम था। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर सिंक हुई, संकुचन शुरू हुआ, तो यहां पर इन दोनों प्लेटों की कमजोरी के कारण यहां इस सागर में अवसाद भर गए। कैसे भर गए? अवसाद। तो यहां पर इस क्षेत्र में अवसाद इकट्ठा हो गए। ठीक है जी, और जब ये लगातार सिंक होती रही इसकी ओर, लगभग 27 करोड़ साल पहले, तो ये जो था इसकी ओर मोमेंट होने के बाद यहां पर जितने भी अवसाद इकट्ठे हुए, ठीक है, दोनों प्लेटों से टूट टूट कर जितने भी अवसाद इकट्ठे हुए, उन्हीं से ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, और ये जो प्लेट आप देख रहे हैं प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट, ये लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर मूव कर रही है आज भी। ठीक है जी, आज भी जो आप हिमालय पर्वत का निर्माण देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कही जाती है। ठीक है, और अगर हम लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एंडीज पर्वत है। ठीक है, जब हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो लगातार बढ़ रही है, ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय प्लेट जो है वो लगातार उत्तर की ओर मूव कर रही है। ठीक है, और मूव करने के कारण जो तैथिस सागर हुआ करता था कभी, उसमें अवसाद भर जाने से वो अवसाद ही हिमालय पर्वत का निर्माण किया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, तो ये जो अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, ठीक है जी, तो यहां पर आप ये पूरा का पूरा अफ्रीका, ये अब ठीक है जी, ठीक है, ये अफ्रीका वाला पार्ट है। यहां पर इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हिमालय पर्वत जो है वो एक्चुअल में लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए इस पर्वत को सबसे नवीन पर्वत कहा जाता है, और नवीन भी नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। ठीक
ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अवसादों में जब एक दूसरे की ओर टकराव हुआ, क्योंकि बीच में तैतीस सागर था, और जब दोनों प्लेटों ने प्लेट जो है लगातार मूव हुई, तो अवसादों में वलन के कारण, अवसादों में वलन के कारण वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, और ये विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वत हैं। कैसे हैं? सबसे नवीन वलित पर्वत हैं। तो आपसे कभी कोई पूछे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप बताइएगा यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से अवसादों का जब वलन हुआ, अवसादों में जब वलन पड़ा, तो उससे वलित पर्वत का निर्माण हुआ, और यही वलित पर्वत क्या कहलाता है? हिमालय पर्वत कहलाता है। हिमालय पर्वत। ये जो घटना है, ये घटना आपको याद रखनी है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि ये जो घटना है लगभग 27 करोड़ वर्ष पूर्व की है। ठीक है जी। और ये था सेनोजोइक एरा, सेनेजोइक एरा। ठीक है जी, सेनोजोइक एरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेनोजोइक एरा के मायोसीन काल में, सेनोजोइक एरा के मायोसीन काल में हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 27 करोड़ वर्ष पूर्व सेनोजोइक काल में, सेनोजोइक एरा के मायोसीन काल में क्या निर्माण हुआ है? शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ है, जो विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है। क्या है? सबसे नवीन वलित पर्वत है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैंने आपको तरीका बता दिया है कि जो वलित पर्वत हैं वो किस किस तरीके से हैं। ठीक है, लेकिन ये तो स्ट्रक्चर यहां पर थी कि मैंने आपको चीजें समझा दी कि कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में इससे पहले मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनवाई होगी। जब हमने लास्ट क्लास ली थी तो आपका एक यहां पर ऐसे बनाया होगा एक, ठीक है जी, फिर एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाई होगी, एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाई होगी, फिर ऐसे, और फिर ऐसे करके, ये तो क्या हो गया जी। ठीक है, और फिर ये ऐसे करके ऐसे बना दी होगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया होगा कि ये था ट्रांस हिमालय। क्या था? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये था वृद्ध हिमालय, जिसको हम ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, ये है लघु हिमालय, जिसके कई सारे नाम हैं, मध्य हिमालय, लेसर हिमालय, ये सब नाम इसी के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सबसे है ये शिवालिक श्रेणी, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को सबसे बाह्य हिमालय का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहां पर कुछ ये जो मैंने आपको बताया था, ये बताया था तिब्बत का मैदान। ठीक है जी, और ये बताया होगा उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान है। ठीक है, क्योंकि हम, ये उत्तर की साइड है और ये दक्षिण की साइड है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया होगा इंडियन ITSP, ITCSZ। ठीक है, IT इंडस शांगपो शेच्यूर जोन के बारे में बताया होगा। ठीक है, उसके अलावा यहां पर मैंने आपको बताया होगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात की होगी, यहां पर आपको बात की होगी मेन बाउंड्री फोल्ड की बात की होगी, और यहां पर बात की होगी हिमालयन बाउंड्री HFF की बात की होगी, हिमालयन फ्रंटल फोल्ड की बात की होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया कि वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटी है उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में घाटी को क्या कहा जाता है, और शिवालिक हिमालय और उत्तर भारत के मैदान के बीच में जो बाउंड्री पाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, जब हमने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, मैंने आपको भूगर्भिक संरचनाएं बताई थी, तो वहां पर मैंने ये सब चीजें बता दी थी कि प्रायद्वीपीय भारत जो था वो कौन सी प्लेट का पार्ट था। ठीक है, और यूरेशियन प्लेट जो थी
कौन कौन सी प्लेट के पार्ट थे। ठीक है, तो मैंने आपको दो प्लेटें लिखाई होंगी वहां पर, एक तो लिखाई होगी लोरेंशियन प्लेट, ठीक है, और लोरेंशियन भूभाग, ठीक है, जिसको अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है, और दूसरी थी गोंडवाना लैंड। कौन सी थी जी? गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड के अंदर मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सभी पार्ट आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें ग्रीनलैंड भी आता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था। गोंडवाना लैंड के अंदर मैंने आपको बताया था कि साउथ अमेरिका पूरा, अफ्रीका, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है जी, ये पूरा पार्ट। इसके अलावा अंटार्कटिका, ठीक है, और इसके अलावा मेडागास्कर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि भारतीय प्लेट जो थी वो कौन सी प्लेट का हिस्सा है, तो आपको याद रखना है कि गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना प्लेट का भूभाग है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि तैतीस सागर से जो मलबा भरा अवसादों से, उसी से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, और यही हिमालय जो हम बात करते हैं, ठीक है, इसी हिमालय की बात करते हैं कि ये कैसे चीजें फैली हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है वो वृद्ध हिमालय के उत्तर में आपको दिख जाता है। तो ये जो क्षेत्र है ये एक्चुअल में उत्तर का पार्ट है, उत्तर दिशा है। ठीक है जी, और ये जो है ये है दक्षिण दिशा। ठीक है, तो हम कभी भी जब मेजर करते हैं चीजों को तो हमें पता होना चाहिए कि वृद्ध हिमालय एक्चुअल में, ये जब हम उत्तर की बात करें तो उत्तर इधर है और ये दक्षिण इधर है। तो उत्तर भारत का मैदान जो है वो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको एकदम इमेजिन, पूरी तरीके से आपको इमेजिन कर लेना है कि चीजें कैसे कैसे हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। ठीक है, ट्रांस हिमालय की जब हम बात करते हैं ठीक है, मैं आपको ना एक मैप बनाता हूं। ये मैप इसी से ले लेते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय का पार्ट आपका पूरा आ जाएगा इसमें, और उसमें अच्छे से शो भी हो जाएगा। ट्रांस हिमालय फिजिकल मैप। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये भी इतना अच्छा नहीं है, ये ठीक है। ये आप देखिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने अभी आपको बनाया था हिमालय पर्वत। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं, जब ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय में आप देखेंगे कि यहां पर काराकोरम रेंज, लद्दाख और जास्कर रेंज, और इसके अलावा यहां पर, यहीं पर ही कैलाश पर्वत, ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये तो नाम लिखे हुए हैं काराकोरम के। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में एक्चुअल में यहां पर आपको काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सभी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है जी, तो ट्रांस हिमालय में आपको याद रखना है कि ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है उसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल जो है वो सभी, कैलाश पर्वत श्रेणी जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है जी, ट्रांस हिमालय को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है पार हिमालय। क्या हिमालय है? पार हिमालय। पार मतलब
याद रखिएगा, वृद्ध हिमालय के उत्तर में स्थित है, के उत्तर में स्थित है। ठीक है जी। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसकी जो लंबाई है वो लगभग 965 किलोमीटर है। ठीक है। और चौड़ाई जो है वो चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, मात्र 40 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। तो जो काराकोरम रेंज, ये जो हम बात कर रहे हैं पूरी की पूरी ट्रांस हिमालय, क्योंकि यहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है और उसके पीछे जो है वो पर्वत है। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय में भी कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय में भी कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं। तो ट्रांस हिमालय की जब हम बात करते हैं तो इसी के अंदर ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? पहली है काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरी है लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, और उसके अलावा कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो 4 काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी तीनों की तीनों कहां पाई जाती हैं? चारों की चारों कहां पाई जाती है? ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। ये आपको मैंने मैप दिखाया है। ठीक है जी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहां पर मैंने आपको बता दिया ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो कैलाश पर्वत श्रेणी का। कैलाश पर्वत श्रेणी से 3 नदियां आपको निकलती हुई दिखाई देंगी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र 3 नदियां कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। काराकोरम की जो रेंज है ये आप जो देख रहे हैं, एक्चुअल में काराकोरम रेंज जो है आप यहां पर, यहीं पर ही, यहां पर, यहीं पर, ठीक है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसके पश्चिम की ओर ही काराकोरम रेंज है। ये है पामीर की गांठ, पामीर की छत जिसको बोला जाता है, पामीर का पठार जिसको हम बोलते हैं। पामीर का पठार, ठीक है जी, जिसको हम विश्व की छत भी बोलते हैं, विश्व की छत बोला जाता है। ये काराकोरम रेंज जो है ये पामीर के पठार के उत्तर में, आपके पश्चिम में आपको दिखाई देगी। इसके पामीर के पठार के पूर्व में कैलाश पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो आप ये जो देख रहे हैं, ये जो रेंज आप देख रहे हैं काराकोरम रेंज जो है वो एक्चुअल में पामीर के पठार का पश्चिमी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? पश्चिमी हिस्सा है। और जब हम पूर्वी हिस्से की बात करते हैं तो ये पामीर के पूर्व में कैलाश पर्वत श्रेणी आपको दिखाई देती है। ठीक है जी, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है कि कैसे कैसे चीजें हैं। ये काराकोरम रेंज जो है, इसी काराकोरम, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ का ये वाला क्षेत्र और ये वाला जो क्षेत्र है ये पीओके वाला क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है ये है सियाचिन वाला क्षेत्र। ठीक है, अब अपने मैप में जैसे जैसे हम बना रहे हैं ऐसे ऐसे बनाते रहिएगा। ठीक है, ताकि बहुत सारी चीजें यहीं पर ही आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, काराकोरम रेंज में ही आपको भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है जी, भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, ठीक है जी, जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसको हम K2 बोलते हैं, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसको हम क्या कहते हैं, विश्व की दूसरी ऊंची चोटी जो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से ही जानी जाती है। ठीक है, ये भारत में ही स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। ठीक है, 8611 मीटर। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये जो क्षेत्र है ये सियाचिन के पास है, तो ये एक्चुअल में विवादित है।
ठीक है जी, विवादित चोटी है, विवादों में रहती है। ठीक है, इसलिए भारत की जब सबसे ऊंची चोटी आए तो आप सोच समझ के आंसर लगाइएगा। अगर पेपर में K2 दी हुई है तो कोशिश कीजिएगा कि पहले एक बार चेक कर लें कि वो एग्जामिनर जो है उसने दूसरे वाली चोटी कौन सी दी है। ठीक है, तो ये इसी आधार पर आपको लगाया जाता है। ठीक है, तो K2 के बारे में आपको याद रखिएगा कि ये विवादित चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानी थी। गॉडविन साहब ने इसको खोजी थी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पामीर के पठार के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि काराकोरम श्रेणी जो है वो पामीर के पठार के पठार के पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में स्थित है, और पूर्व में कैलाश पर्वत श्रेणी। पामीर के पठार के पूर्व में। ठीक है, और कैलाश पर्वत श्रेणी से मैंने आपको बताया था सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम होता है, नदी का उद्गम होता है। ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी से ही वहीं पर एक मानसरोवर झील भी है। ठीक है जी, उसकी यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो ये पूरा क्षेत्र है ये फेमस है बहुत ज्यादा। ठीक है, साथ ही साथ हम लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख का जो क्षेत्र है ये बहुत ज्यादा फेमस है। किस लिए है? ये जो क्षेत्र है ये शीत रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? शीत रेगिस्तान, क्योंकि यहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। और ऐसा इसलिए है, आप ये देख रहे होंगे ये वाला जो हिमालय पर्वत है ये एक्चुअल में इस ट्रांस हिमालय की अपेक्षा बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहां से आने वाली हवाएं जो हैं वो ट्रांस हिमालय तक नहीं पहुंच पाती, गर्म हवाएं, क्योंकि गर्म क्षेत्र जो है उत्तर भारत का मैदानी है, यहां तक नहीं पहुंच पाता। तो ये क्षेत्र जो है वो एक्चुअल में ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए चीजें कि क्यों ऐसा है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत का जो शीत रेगिस्तान है वो लद्दाख ही है, भारत का शीत रेगिस्तान। ठीक है, सबसे ऊंचा पठार भी यही है, भारत का सबसे ऊंचा पठार। हालांकि इससे ऊंचा पठार जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये नहीं, पठार की जब हम बात करें, भारत का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, सबसे कम वर्षा भी यहीं पर होती है। सबसे कम वर्षा होती है लेह लद्दाख के क्षेत्र में। कितनी होती है? मात्र 8 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, यहीं पर ही भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र, भारत का सबसे कम तापमान -37 डिग्री सेल्सियस। और याद रखिएगा ये लद्दाख का द्रास क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? द्रास क्षेत्र में भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र जो है वो यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, यहीं पर ही एक जनजाति भी पाई जाती है जिसका नाम है चांगपो। ठीक है, चांगपो। ठीक है, और याद रखना है कि यहीं पर भारत की जो जनजाति है चांगपो जनजाति लद्दाख में, ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, काराकोरम लद्दाख जास्कर। हाँ जी, एक और चीज याद रखिएगा कि यहां से जब हम काराकोरम लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं, तो यहां दोनों के बीच से, मैंने अभी बताया था सिंधु नदी, इन दोनों के बीच से ही, दोनों के बीच से सिंधु नदी बहती है। ठीक है जी, और याद रखिएगा जहां पर ये प्रवेश करती है, यहां से प्रवेश करती है काराकोरम लद्दाख जास्कर, तो यहां पर ये प्रवेश करती है, ऐसे निकलती है। ठीक है जी, ऐसे ही होकर जाती है। तो कहा जाता है कि जहां पर ये प्रवेश करती है वहां पर ये भारत की सबसे गहरी खाई बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है। और ये बुंजी गॉर्ज जो है ये लगभग 5.2 किलोमीटर गहरी है। याद रखिएगा, भारत की सबसे गहरी खाई।
सबसे गहरी खाई, याद रखिएगा बुंजी ट्रेंच, दोनों ट्रेंचों के बीच में स्थित है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये तीनों की तीनों जो है ये आप याद रखिएगा। लेकिन अगर इन केस आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि बताइए, देखो जी ये सारे के सारे जो हैं ये याद रखिएगा, ये पूरा क्षेत्र जो है जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब तीनों के तीनों जो है ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। कभी आप सोचें कि कहाँ पर है ये, आप मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि तीनों नदियों का उद्गम होता है काराकोरम श्रेणी, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, जी हम भूल गए थे, जो काराकोरम है उससे, एक मिनट रुकिएगा, एशिया या भारत, हाँ जी एशिया का ही, एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। एशिया का मेरुदंड, मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। एशिया का मेरुदंड कहा जाता है काराकोरम पर्वत श्रेणी को, ठीक है। बहुत सारी डिटेल्स हैं, जब हम पर्वत पहाड़ पठार पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें यहाँ पर कवर करनी होती हैं, ठीक है। और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी जाएं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस ना बचे, ठीक है। अब हमने ट्रांस हिमालय के बारे में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने चीज़ें बता दी बहुत सारी, चौड़ाई कितनी थी, लंबाई कितनी थी, कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, ठीक है। एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि कभी कभी आपके एग्जाम में यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम आता है, कभी उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वतों का क्रम, ठीक है जी। तो ये आप याद रखिएगा, पहला जब आएगा तो ये लिखाएगा काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा पीर पंजाल, पांचवा शिवालिक, ठीक है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है क्योंकि पीर पंजाल जो है वो मध्य हिमालय का पार्ट है, ये बाह्य हिमालय का जो शिवालिक रेंज का पार्ट है, ठीक है। ये जास्कर, लद्दाख तो मैंने आपको बता दिया ट्रांस हिमालय का पार्ट है पूरा का पूरा, काराकोरम वगैरह, ठीक। ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने बात की थी उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय की बात हम कर रहे थे, ठीक है। उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय में हमने आपको क्रम बताया था कि कैसे कैसे हम पढ़ना है। पहले ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बारे में हमने चीजें कवर कर ली हैं, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं वृद्ध हिमालय पे, बड़े हिमालय पर। सबसे वृद्ध हिमालय, बड़ा हिमालय वृद्ध हिमालय, ठीक है। वृद्ध हिमालय को ही महान हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है या फिर हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ग्रेट हिमालय, ये सब चीजें नाम जो है ये सब इसी के हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसमें कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे जो महान हिमालय है, ठीक है। मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताई थी ना, ये मैप जो है, एक मिनट रुकिएगा मैं इसको एक बार और ले लेता हूं, अगर ये मिल जाए तो, ट्रांस हिमालय फिजिकल मैप, ये रहा है। ठीक है जी, तो एक मिनट रुकिएगा जरा, बस इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें थोड़ी सी, मतलब कि आप मैप जब आप बनाते हैं, ठीक है, चाहता तो मैं भी बना देता, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो, आप एकदम से चीज़ें याद रहें, ठीक है। देखो जी, ये जो यहाँ पर आप पर्वत देख रहे हैं, ये जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ये खत्म होता है। एक्चुअल में यहाँ पर जो नदी है, ठीक है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि कैलाश मानसरोवर से एक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, वो यहाँ पर प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पर सिंधु नदी निकलती है और ये यहाँ पर लद्दाख और जास्कर के बीच से होते हुए
एंटर कर जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो पर्वत का नाम है इसका नाम है नंगा पर्वत। ठीक है, और यहां पर जो पर्वत का नाम है उसका नाम है नामचा बारवा पर्वत। बारवा पर्वत। नदी कौन सी है? यहां पर है सिंधु नदी। ठीक है, और यहां पर कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वृद्ध हिमालय जो है एक्चुअल में दो नदियों के बीच, ठीक है, दो नदियां कौन सी हैं? कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, दो पर्वतों के बीच नंगा पर्वत और नामचा बारवा पर्वत है। नामचा बारवा पर्वत। ठीक है, इन दोनों के बीच में स्थित है। लंबाई की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो लंबाई है 2400 किलोमीटर। कितनी है जी? 2400 किलोमीटर। लेकिन जब हम ऊंचाई की बात करते हैं कि औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है, ठीक है जी, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई जो हमें देखने के लिए मिलती है वो लगभग 6100 मीटर मिलती है। कितनी मिलती है? 6100 मीटर। और यही कारण है कि इस वाले क्षेत्र में जो पूरी की पूरी जो नदियां हैं, ठीक है जी, वो आपको औसत ऊंचाई जो है जितनी भी विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत हैं, वो आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको दुनिया का जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है यही है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला है? वृद्ध हिमालय, जिसको हम महान हिमालय बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की, लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो हम याद रखेंगे एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत, और एंडीज पर्वत कहां पर है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है जी, इसी रेंज में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर K2 है 8611 मीटर, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। ठीक है जी, यहां पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो हिमालय पर्वत है उसमें विश्व का सबसे ऊंची पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये एक्चुअल में सागरमाथा नेपाल में स्थित है। सागरमाथा नेपाल में। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर है। ठीक है जी, ये देखिएगा जी, ये रहा। ठीक है, सागरमाथा वाला क्षेत्र जो है ये रहा पूरा का पूरा 8848 मीटर। सिक्किम के बिल्कुल लेफ्ट में आप देखेंगे पश्चिम की ओर, तो यहां आपको चीजें दिखाई देंगी, कौन कौन सी चोटियां आपको यहां पर है। ठीक है जी, लेकिन ये तो थी विश्व की। ठीक है, अब K2 क्योंकि विवादित है, ठीक है जी, K2 विवादित है, तो इसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा। ठीक है जी, एक मिनट रुकिएगा। कंचनजंगा, और कंचनजंगा कहां स्थित है? सिक्किम में। ठीक है जी, सिक्किम स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 8598 मीटर है। कितनी है? 8598 मीटर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखो यहां पर इसके आगे एक शब्द लिख लीजिएगा, निर्विवादित है।
निर्विवादित चोटी। जब मैंने आपको K2 लिखाई होगी तो विवादित लिखाई होगी वहां पर। एक मिनट, सॉरी, यहां पर लिखाया था K2, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, ये विवादित चोटी है, ठीक है। तो एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया है, ठीक है जी, क्या नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है, तो आपको याद रखना है कि कौन सी चोटी बतानी है, अन्यथा आप सीधे डायरेक्ट यही वाली चोटी बता सकते हैं, ठीक है जी। तो 8548, ठीक है जी। तो मैंने आपको दूसरी चोटी लिखाई, ये थी दूसरी। इसके अलावा देखो जी, सबसे पहली माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, तीसरे नंबर पे ये पहले है, ये दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर की भी मैं आपको लिखा दे रहा हूं, ये है मकालू, ठीक है। मकालू जो है वो नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में। धोलागिरा, धोलागिरी, ये भी नेपाल में है। इसके अलावा नंगा पर्वत, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, ये आपके पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। अन्नपूर्णा, ये भी आपकी नेपाल में है। उसके बाद आती है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है। नंगा पर्वत नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, ये दोनों नेपाल। ठीक है जी। नंदा देवी, नंदा देवी के बाद जो दूसरी है उसका नाम है नामचा पारवा, वो मैंने आपको लिखाई भी दी थी। नामचा पारवा आपको बताई है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि अगर किसी कारणवश शुरू की 2-3 नहीं आई तो आपके एग्जाम में कैसे आपको लगानी है, ठीक है। नामचा पारवा के बाद इतनी याद रखिए, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हालांकि इसके बाद केदारनाथ भी आती है, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि ये सब चीजें याद रहें, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपकी ये चीजें याद रहेंगी। नोट डाउन कर लीजिएगा सभी को, ठीक है। इसके बाद यहीं पर ही जो हम इसको कवर कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। मैंने चौड़ी यहां पर जब लंबाई आपको लिखाई थी, चौड़ाई नहीं लिखाई आपको, चौड़ाई भी लिख लीजिएगा यहां पर। 100 से 200 किलोमीटर, ठीक है जी। तो ये सब चीजें याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है, हम जब मैदान की इसकी बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो यहीं पर ही एक मिनट रुकेगा, एक मैप दोबारा ले लेते हैं। ये राज्य, पता नहीं ये दिखेगा भी नहीं जी सही करके। देखिए जी, हिमालय का ये जो पूरी हिमालय रेंज है, इसको 4 भागों में बांटा गया है जी। कितने भागों में? 4 भागों में। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। हिमालय का जो रीजन है उसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 भागों में कैसे कैसे बांटा गया है, देखो जी। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मेरे याद आया कि इसको आपको बताना है, ठीक है। ये है 560 किलोमीटर, ठीक है। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो 560 किलोमीटर है, ठीक है जी। सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो 320 किलोमीटर है, ठीक है जी। और काली नदी से तीस्ता नदी, ठीक है जी,
इसके बीच के क्षेत्र जो हिमालय है उसको जाना जाता है नेपाल हिमालय के नाम से, ठीक है जी। और ये है 800 किलोमीटर। कितना है जी? 800 किलोमीटर का रेंज है। तो याद रखिएगा, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो जाना जाता है नेपाल हिमालय के नाम से, ठीक है। और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको हम दिहांग, ये जो दिहांग रिवर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा आप, इसके बीच के क्षेत्रफल को जाना जाता है असम हिमालय के नाम से, जो 750 किलोमीटर है, ठीक है जी। तो हिमालय का जो डिवीजन है वो नदियों के आधार पर 4 भागों में किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम क्या कहते हैं, तीस्ता नहीं, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। पंजाब, कुमाऊं और नेपाल, असम। लेकिन अगर जब हम बात करेंगे, ये तो था क्रम के आधार पर, लेकिन जब हम क्षेत्रफल के आधार पर बात करते हैं, क्षेत्र के आधार पर बात करते हैं, तो पहले नंबर पर आएगा नेपाल हिमालय, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर आएगा असम, तीसरे नंबर पर आएगा पंजाब, और सबसे जो छोटा है वो है कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल जो है किस आधार पर बांटे गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जो क्लास होगी इस वृद्ध हिमालय को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें हम दर्रों के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वृद्ध हिमालय में, ठीक है, उन सब चीजों की बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।